युद्ध कौन लड़ रहा था? युद्ध लड़ रहा था पाकिस्तान। ये पहली बार है जब पाकिस्तान ये मान रहा है कि भारत ने हमें पीटा है। तो जो युद्ध लड़ रहा था वो युद्ध विराम के लिए रो रहा कि 3 मुस्लिम कंट्री छोड़ दिया जाए तो बाकी 53 कंट्री जो है वो भारत के साथ खड़े थे। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का ये बयान है, ऑफिशियल बयान, मतलब वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि भाई देखिए हम भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मोस छोड़ा गया और ये जो भेज रहे थे वो टर्की का था, जिसको भारत ने घुसकर खत्म किया पाकिस्तान में, वो चीन का एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9। जिस फाइटर प्लेन को भारत ने गिराया वो चीन का था। जिस F-16 को भारत गिरा चुका है वो अमेरिका का है। 2 दिन में भारत ने एक चीज तो साफ कर दी कि भैया चीनी माल बेकार है और अमेरिका आप कितने भी बड़े हो तुम्हारी 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है। हिंदुस्तान ने 2 दिन में अमेरिका और चीन के रक्षा बाजार पर ऐसी चोट कर, डिफेंस का जो मार्केट होता है ना वहां गला काट प्रतिस्पर्धा होती है। कुछ भारत कार्रवाई कर रहा है ये रुके, ये चीन भी चाहता था, ये अमेरिका भी चाहता था। तो भारत को मनाने के लिए कतर, अरब, सऊदी अरब और अमेरिका से जो एक तरह से आप कहें कि इन्होंने बातचीत की। अगर किसी ने गेन किया पूरी दुनिया में तो वो हिंदुस्तान है। बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा करना ठीक नहीं है, लेकिन जिस स्थिति में पाकिस्तान को भारत ने पहुंचा दिया, 7 तारीख की मध्य रात्रि यानी 6 तारीख बीती और 7 तारीख की शुरुआत हुई, 1:05 से लेकर 1:30 तक भारत ने 9 ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया। वो सारे आतंकवादियों के अड्डे थे जिन्हें नष्ट किया और 4 दिन के बाद ही पाकिस्तान दुनिया भर से गिड़गिड़ाते हुए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो अमेरिका के राष्ट्रपति, या फिर सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस हो, या फिर यूएई के शासक हो, इसके अलावा टर्की, चाइना, हर जगह वो गिड़गिड़ाता फिरा और आखिरकार फिर उसने भारत से रिक्वेस्ट की कि आप सीज फायर कर दें। भारत एग्री हुआ क्योंकि शांति सब चाहते हैं और अपर हैंड भारत का था। उस भारत ने उसको एग्री किया। कल दोबारा मीटिंग होगी। आज भी प्राइम मिनिस्टर अभी मीटिंग ले रहे हैं, उनके साथ रक्षा मंत्री भी हैं, NSA भी हैं, CDS हैं, तमाम सेनाओं के तीनों हमारी जो सेनाएं हैं, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, क्योंकि संयुक्त अभियान था, सबके चीफ्स मौजूद हैं और भी बड़े अधिकारी मौजूद हैं। और मैं स्वागत करूंगा इसी बात को समझने और जानने के लिए कि क्या इस सीज फायर में भारत की जीत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप जानते ही हैं, बहुत सारे लोग इनको पहचानते ही हैं क्योंकि डिजिटल मीडिया के स्टार हैं जितेंद्र चतुर्वेदी जी। प्रिंट मीडिया में भी इन्होंने धमाल किया है। एक दौर में अमर उजाला से शुरुआत की, फिर प्रथम प्रवक्ता, युग वार्ता और यथावत जैसी प्रमुख जानी मानी चर्चित राष्ट्रवादी मैगजीन्स में ये रहे हैं। और डिजिटल में तो आप जानते हैं कि ये स्टार हैं, बड़े स्टार हैं। इनका अपना चैनल जो मतांतर है उसमें लाखों सब्सक्राइबर हैं और हमारी रिक्वेस्ट पर, क्योंकि इनके मुकाबले हमारा मंच काफी छोटा है, ये आने को तैयार हुए हैं। लेकिन इनको आज बुलाना जरूरी था। जरूरी इसलिए था जितेंद्र चतुर्वेदी जी को बुलाना कि हम ये समझना चाह रहे थे कि क्या इस सीज फायर में जीत है। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। तो चतुर्वेदी जी, जैसा कि कर्नल सोफिया कुरैशी कह रही थी, और बहुत अच्छी एक 4 दिनों के अंदर भारत ने अपनी रक्षा की तस्वीर भी दिखाई कि हम अपने आप को बचा सकते हैं। जो भी हमले किए गए पाकिस्तान की तरफ से उनको नाकाम किया और साथ में जो खुद हमले किए वो सटीक निशाने। और भारत ने कहा था कि हमारा कोई प्रोवोकेशन का इरादा नहीं है, पाकिस्तान का जो आर्मी इंस्टॉलेशन है वहां पर हम निशाना नहीं बना रहे, हमारे निशाने पर केवल आतंकवादी हैं। और भारत ने ये सीज फायर के समय भी बहुत साफ कहा है कि सिंधु जल समझौता जो 1960 का था उसको रद्द किया गया, वो दोबारा टेबल पर नहीं आएगा। दूसरी बात भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि अगर अब कोई आतंकवादी कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई को हमला ही समझा जाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने सीज फायर खत्म होने के बाद, सहमति बनने के बाद सिर्फ 3 घंटे के बाद ही वो सीज फायर तोड़ा। तमाम जगह पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए, हमले हुए, लेकिन भारत ने उसको भी नाकाम कर दिया। उसके बाद से पाकिस्तान खामोश बैठा हुआ है और आज की स्थिति यह है कि सर्वत्र शांति है। बहुत सारे लोग इस सीज फायर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप अपर हैंड पर होते हैं, क्योंकि युद्ध आप अनिश्चित समय के लिए नहीं लड़ सकते, एक ना एक समय आपको रुकना पड़ता है।
मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हमारा सवाल यही है, क्या इस सीज फायर में जीत है, जीत भारत की है? वत्सल जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो नमस्कार, आपने जो ये अवसर दिया उसके लिए, अपना मंच जो दिया। पहली चीज तो जो सीज फायर वाला मसला है, मैं यहीं से बात शुरू करूंगा। रात 9:30 या 10 बजे के आसपास विदेश सचिव का अब जो पीसी हुई थी, उस पीसी में उन्होंने साफ कर दिया था कि चूंकि सीज फायर का वायलेशन हो चुका है तो सेना को खुली छूट दे दी गई। ये आप ये कहें कि 9:30 या 10 बजे जो विदेश सचिव की पीसी थी, उन्हें उसी में साफ हो गया था, पहली चीज। दूसरा, सीज फायर तब होता है, जो कई सारे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कैसे तैयार हो गए, भारत कैसे तैयार हो गया। भारत ने युद्ध नहीं शुरू किया था, भारत ने स्ट्राइक की थी। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि आतंकी ठिकानों को सिर्फ निशाना बनाया गया था, यानी हम कोई वार नहीं कर रहे थे, हम स्ट्राइक कर रहे थे। एक बात। दूसरी बात, जब 7 तारीख को स्ट्राइक हुई, 7-8 की दरमियानी रात, तो आप देखिए कि दूसरे दिन एनएसए का बयान आ गया और तमाम जो आप एक तरह से कहें कि भारत सरकार का बयान आ गया कि हमने जो करना था वो हमने कर दिया, अब हम फर्दर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो हम उसका जवाब देंगे। 8 की रात को जो हुआ, 9 की रात को जो हुआ, वो दरअसल पाकिस्तान की आक्रामकता का जवाब दिया गया था। कोई युद्ध नहीं लड़ा जा रहा था। तो दरअसल युद्ध कौन लड़ रहा था? युद्ध लड़ रहा था पाकिस्तान। तो जो युद्ध लड़ रहा था वो युद्ध विराम के लिए रो रहा था। भारत न युद्ध लड़ रहा था, ना वो एक तरह से कहें कि उसको ऐसे किसी युद्ध विराम की जरूरत थी। तो पाकिस्तान ने इस पर एक तरह से पहल की। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने पहल क्यों की, और उसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से आप कहें जो ट्वीट वगैरह उनका आ रहा है, वो ट्वीट भी कई तरह के प्रश्न खड़े कर रहा है, लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान सीज फायर के लिए क्यों रोने लगा। आपने अपने इंट्रो में बताया कि किस तरह से वो कतर के पास गया, सऊदी के पास गया, अमेरिका के पास गया। दरअसल हुआ क्या कि 8 तारीख को और 9 तारीख को, खास तौर से 9 तारीख की जो आप ये कहें कि रात रही, वो पाकिस्तान के लिए सबसे भयावह रात रही। और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, दरअसल ये युद्ध विराम हो, यानी मैं ये कहूं कि जो कुछ भारत कार्रवाई कर रहा है ये रुके, ये चीन भी चाहता था, ये अमेरिका भी चाहता था। हो सकता है ये बात आपको दर्शकों के बारगी चौंकाने वाली लगे, लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं उसकी डिटेलिंग में भी आऊंगा, लेकिन पहले पाकिस्तान की बात कर लेता हूं। देखिए, जो 9 तारीख को हुआ, 8 तारीख को भारत ने, जो भारत यहां से तमाम ड्रोन वगैरह गए, वो ड्रोन वगैरह भेज रहे थे पाकिस्तानी। तकरीबन 2 दिन में 550 के आसपास ड्रोन भारत भेजे गए और वो यहां गिरा दिए गए। जो ड्रोन भारत ने भेजे उधर, आर्म्स ड्रोन जो गए, उन्होंने न सिर्फ वहां पर कई जगह जो जो इनके आप ये कहें कि ठिकाने वगैरह रहे, उसको नेस्तो नाबूद किया, साथ ही साथ कई सारी स्ट्रेटेजिक जो है उन्होंने लोकेशन भी भारत के साथ साझा की। और आप देखिए फिर 9 तारीख को क्या होता है। 9 तारीख को रावलपिंडी, नूर खां, आप देखिए रावलपिंडी आर्मी का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तान की आर्मी का, और वहां नूर खां पे जो है ध्वस्त कर दिया जाता है, चकवाला ध्वस्त कर दिया जाता है। यानी 4 जो उनके एयरबेस हैं, वो 4 एयरबेस ध्वस्त किए जाते हैं। और आप सबसे बड़ी चीज देखिए, कल रात यानी 10 तारीख की रात में, और आप कहें फिर वो 11 तारीख हो गई, चूंकि 12 बजे के आसपास, मुझे लग रहा 12 ही बज रहा था, जब शहबाज शरीफ ने मीडिया को बयान दिया है। उस बयान में ये पहली बार है जब पाकिस्तान ये मान रहा है कि भारत ने हमें पीटा है। आप ये 65 की लड़ाई देख लीजिए, आप 71 की लड़ाई देख लीजिए। 65 में भारतीय सेना लाहौर तक चली गई थी, तब भी पाकिस्तान नहीं मान रहा था कि हमको पीटा गया है।
71 में तो 90,000 सैनिकों ने समर्पण कर दिया, एक नया देश बना दिया भारत ने इंदिरा जी की अगुवाई में। लेकिन तब भी पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं था कि हमसे मतलब हमको भारत ने इस तरह से पीटा है। लेकिन कल शहबाज शरीफ इस बात को मान रहे और उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया किस तरह से हमारे तमाम ठिकाने, उन्होंने कहा कि एयरबेस ध्वस्त किए गए, उनके जो सैन्य साजो सामान के स्थान थे वो ध्वस्त किए गए। और देखिए कहा तो यहां भी जा रहा है कि जैसे कराची में तो कराची पोर्ट ट्रस्ट जो है, उस ट्रस्ट कराची पोर्ट ट्रस्ट का बकायदे एक्सपर पोस्ट है कि पूरा पोर्ट जो है वो ध्वस्त कर दिया गया। ये तो जाहिर सी बात है INS विक्रांत ने किया। ये पूरी स्थिति थी, यानी एक दिन के अंदर, और एक दिन के अंदर मैं सिर्फ 9 तारीख की बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि 9 तारीख को ब्रह्मोस छोड़ा गया। आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये चर्चा है कि ब्रह्मोस छोड़ा गया। वहां सब कुछ 4 एयरबेस उनके ध्वस्त हुए, 6 मिलिट्री ठिकाने ध्वस्त हुए, इसकी पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अब वो ब्रह्मोस गया था या क्या गया था ये तो ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि शायद यही गया। तो इसकी वजह से जो इनका आप ये कहें कि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट था वो सब ध्वस्त हो गया। मैं नूर खान के बारे में बताऊं, ये बड़ा महत्वपूर्ण एयरबेस है पाकिस्तान का, ये इसको ध्वस्त किया गया। और ये मुरीद के ये जितने ड्रोन आ रहे थे यहां से, अनमैन्ड और आर्म्स ड्रोन, ये सारे जो है आप कहें कि मुरीद के से ही जा रहे थे, तो यहां इसको ध्वस्त किया गया। हुआ क्या कि 9 तारीख की रात में जो कुछ हुआ उसके बाद से पाकिस्तान के पास अब ये आप ये कहें कि जज्बा नहीं रह गया था कि वो भारतीय सेना का मुकाबला कर पाता। तो उसके पास एक ही विकल्प था कि वो सीज फायर के लिए तैयार हो, और अब भारत तो तैयार होने से रहा, क्योंकि भारत ने तो कहा था कि साहब, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में जो उनकी सार्वजनिक सभा हुई थी 22 अप्रैल की घटना के बाद, वो पहली सार्वजनिक सभा थी जहां उन्होंने कहा था कि कल्पना से परे सजा दी जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि दुनिया के किसी भी कोने में होंगे वहां तक जो है उनको खोजा जाएगा, उनको मारा जाएगा, और जिन लोगों ने उन्हें खड़ा किया है उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो ये बड़ा लाउड एंड क्लियर था कि पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। तो अब पाकिस्तान क्या करता? पाकिस्तान सऊदी अरब के पास गया, कतर के पास गया। ये ध्यान रखिएगा कि 3 मुस्लिम कंट्री छोड़ दिया जाए तो बाकी 53 कंट्री जो है वो भारत के साथ खड़े थे कि हाँ ठीक कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं। और ये मेरा अपना मानना है कि वो इसलिए भी खड़े थे, बाकी जो आर्थिक चीजें हैं वो तो है ही है, लेकिन उसमें एक बड़ी चीज ये भी है कि पाकिस्तान की वजह से एक धर्म विशेष को आतंकवाद से जोड़ दिया गया है। यह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। तो इस कारण भी मुझे लगता है कि तमाम जो इस्लामिक देश हैं वो चाहते थे कि पाकिस्तान को ठीक से सबक सिखा दिया जाए। तो खैर, अब इस सबक में क्या हुआ कि पाकिस्तान का पूरा जो आप ये कहें कि मिलिट्री ताना बाना है वो ध्वस्त हो गया। जब ध्वस्त हो गया तो पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि भारत को मनाया जाए। तो भारत को मनाने के लिए कतर, अरब, सऊदी अरब और अमेरिका से जो एक तरह से आप कहें कि इन्होंने बातचीत की। अब सवाल ये उठता है कि जो अमेरिका 8 तारीख को कह रहा है कि हम इन दोनों के झगड़े में नहीं पड़ेंगे, आपको भी ध्यान होगा कि बाकायदे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का ये बयान है, ऑफिशियल बयान है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा है कि भाई देखिए हम भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं पड़ेंगे। अब आप सोचिए कि जो अमेरिका भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं पड़ रहा था वो क्यों पड़ गया भैया 9 तारीख को? 9 तारीख को ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा? असल में ये सबसे बड़ा कैच है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने, अब मैं क्या कहूं उसके लिए, मतलब आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और आपने भारत के प्रधानमंत्री को शहबाज शरीफ के बराबर खड़ा कर दिया। शहबाज शरीफ के पास कोई पावर नहीं है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बराबरी हो भी नहीं सकता। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को क्या कहा जाए?
डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े खेल कूद में जो है साझा कर दिया। जी, आप जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को जी, क्या जी। कहा जाए, कहिए, खुलकर कहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, वो बताइए कि क्या कहना चाहते नहीं हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप मैं को, उसी पे आ क्योंकि रहा हूं, मैं यहाँ उसी पर पे आ बहुत रहा हूं। सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी पूजा पाठ की थी डोनाल्ड ट्रंप पर राष्ट्रपति बन जाए, कमला हैरिस को हरा दे, बहुत पूजा पाठ की गई पूरे देश के अंदर, लोगों ने तमाम सद्भावनाएं उनके प्रति रखी। हाउडी मोडी में जो जब वहां हुआ था अमेरिका में, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए थे, तो उस समय ट्रंप जब आए थे तो वहां के लोगों ने, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उन्होंने बड़ा समर्थन किया था। और जब वो अपने कैंपेन में थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उस समय वो बांग्लादेश की बात कर रहे थे, वहां पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे उनकी बात उन्होंने की। और ये लग रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बार आते हैं तो वो भारत के, जो मोदी जी को जिस तरह वो अपना दोस्त कहते हैं, भारत के हित की बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो उनका कार्यकाल है, लोग बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं। और आपने खुद ही कहा कि शहबाज शरीफ क्या है, उसकी कोई औकात नहीं है। मैं इसके बारे में आपसे आगे सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा क्लैरिफाई डोनाल्ड ट्रंप को भी कीजिए। देखिए, मैं इस पे बहुत डिटेल में आपको बताता हूं। देखिए, डोनाल्ड एक दो तरह की धारा है दुनिया में, एक राष्ट्रवादी धारा है और एक वाम धारा है, या आप कहें कि सेंटर वाम है। इस तरह की दो धाराएं हैं, जो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या जॉर्जिया, ये राष्ट्रवादी धारा की है। तो जो जो लोग राष्ट्रवादी धारा के समर्थक हैं, इनको ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका ज्यादा करीब हो जाएगा, जो अभी हिंदुस्तान का मौजूदा सत्ताधारी आप पार्टी कहें, सरकार कहें, उसके करीब हो जाएगा। लेकिन देखिए, ये जो सबसे बड़ी भूल लोग कर रहे हैं वो ये कि अमेरिका सिर्फ बाजार जानता है, धारा वारा तो अलग की चीज है। अमेरिका सिर्फ बाजार जानता है, और जब उसके बाजार पर चोट होती है तो उसके लिए हिंदुस्तान या कोई भी XYZ मायने नहीं रखता है। इस बात को हिंदुस्तान को समझना होगा कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति बने, कोई भी XYZ, उसके लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो बाजार यानी प्रॉफिट, पैसा जहां से बनेगा उसका वो गुणगान करेगा। अमेरिका को, ट्रंप को यह लग रहा था कि भारत बहुत बड़ा देश है, 1.5 अरब आबादी है, अभी कोई जनगणना नहीं आई है 2011 के बाद से, लेकिन यह मेरा अपना अनुमान है कि हम 2011 में 121 करोड़ थे, तो अब हम 150 हो गए 2021 के बाद। तो ऐसा मेरा मानना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1.5 अरब का मार्केट है। ट्रंप को लगा कि खूब यहां पर जो है हम लोग आएंगे और सामान वामान बेचा जाएगा, और फिर जो है राष्ट्रवाद खेलेंगे। लेकिन आप एक चीज समझिए, पता नहीं लोग इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब भला भला सुना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है, ये मेरा अपना निजी तौर पे मानना है, कि अगर अमेरिका से इन्होंने लड़ाकू विमान खरीदा होता तो मुझे लगता है तब नरेंद्र मोदी को ठीक से सुनाने का मामला बनता, लेकिन वो खरीदे राफेल। खैर, मैं उस कहानी में अभी नहीं जाऊंगा। हम ये कह रहे हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, दरअसल इस ट्वीट का रहस्य समझना जरूरी है। और हम उसी पर आते हैं कि जो अमेरिका एक दिन पहले तक कह रहा था कि हम इन दोनों के झगड़े में नहीं पड़ेंगे, वो झगड़े में पड़ा क्यों? साहब, 8 तारीख को जो स्ट्राइक हुई भारत की तरफ से, जब इन्होंने ड्रोन भेजना शुरू किया, 8 तारीख को 400 ड्रोन आए थे। अब इन्होंने ड्रोन भेजे, इनके सारे ड्रोन और जो जो कुछ ये करना चाह रहे थे उसे ध्वस्त किसने किया? उसे ध्वस्त किया S-400। ये कहां से एयर डिफेंस सिस्टम आया हुआ है? ये रसिया का है। और ये जो भेज रहे थे वो टर्की का था, जिसको भारत ने घुसकर खत्म किया पाकिस्तान में, वो चीन का एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9। जिस फाइटर प्लेन को भारत ने गिराया वो चीन का था। जिस F-16 को भारत गिरा चुका है वो अमेरिका का है। अब आप ये समझिए कि एक दिन में, सिर्फ 8 और 9, 2 दिन में भारत ने एक चीज तो साफ कर दी कि भैया चीनी माल बेकार है, और अमेरिका, आप कितने भी बड़े हो, तुम्हारी 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है। देखिए, F-16 बहुत बड़ी चीज है,
और आप इस बात को समझ रहे हैं, मुझे लगता है दर्शकों को भी ये समझना चाहिए कि डिफेंस का जो मार्केट होता है ना, वहां गला काट प्रतिस्पर्धा होती है, वहां कोई किसी का दोस्त नहीं है। अगर आप हमारे हथियार के बाजार पर चोट करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हिंदुस्तान ने 2 दिन में अमेरिका और चीन के रक्षा बाजार पर ऐसी चोट कर दी, ऐसा नहीं कि कोई भारत ने इंटेंशनली किया है, नहीं नहीं नहीं, भारत ने अपने बचाव में सब किया। अब भारत का बचाव जो है वो इनके रक्षा बाजार को महंगा पड़ गया। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आप बताइए, सुखोई ऑपरेशन पे रहा, ब्रह्मोस ऑपरेशन पे रहा। सुखोई ब्रह्मोस जो है वो ज्वाइंट वेंचर है भारत और रूस का। S-400 हम लेकर आए थे रूस से। आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम वो हमारा इंडिजीनियस है। हारपुस आया था इजराइल से। इतने लोगों की भूमिका 2 दिन में रही है, तो सामान किसका बिकेगा? हम कोई क्यों अमेरिका से खरीदने जाएगा? तुम्हारा एक तो फाइटर महंगा है, दूसरा अमेरिका से फाइटर खरीदेंगे तो कहेगा मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। आपने एक साइकिल खरीदी दिल्ली में, अब आप जब साइकिल दिल्ली में खरीदेंगे तो आप अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहते हो या बिहार के किसी शहर में रहते हो, तो आप कहेंगे कि अच्छा आप तो साइकिल ले लिया, अब अपने शहर में चलते हैं, कुछ खराब होगा तो वहां बन जाएगा। अब अगर इसी पर दुकानदार कहे कि नहीं, तुम साइकिल ले रहे हो तो इसका नट बोल्ट सब हमारे यहां से लेना पड़ेगा, ये कहीं नहीं बनेगा, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भैया अपना सामान रखिए रहो। अमेरिका इसी तरह की शर्त लगाता है कि अगर हमारा जहाज खरीदोगे तो नट बोल्ट सब हम ही से लेना पड़ेगा। और भारत है, रूस है, ये सब क्या कहते हैं, भाई चलिए ठीक है, आपने खरीद लिया, कोई बात नहीं, आप ले जाइए। एक तो हम सस्ता दे रहे हैं, वहां तो डॉलर में आपको देना पड़ेगा, एक तो हमारा हथियार सस्ता रहेगा, दूसरा क्या होगा कि हम आपको आपके मनपसंद के लिहाज से सेवा देंगे। तो साहब सस्ता माल भी दे रहा है और बढ़िया सेवा भी दे रहा है, तो हम अमेरिका का क्यों लेंगे? तो दरअसल ये जो चोट, और ये जी एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि केवल ये हथियारों की बात नहीं है, ये दिलेरी की बात भी है। क्योंकि जैसे सनी देओल का एक बॉलीवुड वाला जो आपने डायलॉग सुना होगा कि ये खिलौने बाजार में बहुत मिल जाते हैं, इन्हें चलाने वाला जो जिगर चाहिए। मैं इस बात को मैं आपसे समझूंगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा। इजराइल गजा में अभी तक पूरी तरीके से जीत हासिल नहीं कर पाया। इजराइल के पास वही हथियार है जिनको भारत ने बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। और तमाम एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा हूं, क्योंकि मैं युद्ध मामलों का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो मेरी अपनी समझ कहती है वो ये कहती है कि क्योंकि भारत ने लगातार, हमारे देश ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो 2 बयान दिए, एक मन की बात में, एक बिहार में जो आपने बात की, उसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन भारत की तरफ से जो मैसेजिंग हुई, वो मैसेजिंग ये हुई कि हम गजा या यूक्रेन नहीं बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के लोगों से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हाफिज अब्दुल रऊफ जैसे लोग जो जनाजे में जाते हैं मुनीर के में, और उनके पीछे पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की आर्मी सिर झुका के खड़ी है। तो हम दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि आप आतंकवादियों को कैसे पनाह देते हो। दूसरी बात, भारत के पास टैक्टिकल ये नॉलेज भी है कि हम हथियार केवल लेते नहीं है, चलाना भी हमको आता है। और चाइनीज माल की तो आप तारीफ कर ही रहे हैं, तो उसके बारे में तो मैं क्या कहूं। रशिया इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन यूक्रेन को अभी तक क्रश नहीं कर पाया है। और इसी तरीके से ना यूक्रेन ने घुटने टेके हैं, घुटने भी नहीं टेके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने, सारी दुनिया ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से वोलोदिमीर जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुला के डांटा, उसके बाद वो मानने को तैयार नहीं हुआ। और यहां स्थिति दूसरी हो गई आपके पास, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग करते रहे हैं, आप बड़े खोजी पत्रकार हैं, और आपके पास तो जानकारी ये भी आ रही होगी कि लगातार जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट यानी सेना के अधिकारी हैं, वो दुबई, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन में अपने पैसे भेज रहे हैं, अपनी फैमिलीज को शिफ्ट कर रहे हैं। ये मुनीर, आसिम मुनीर, जिसे मेन कल्प्रिट कहा जा रहा है, जिसने कहा था कि कश्मीर हमारे गले की नस है, जिसने कहा कि 2 नेशन थ्योरी हमारे जो पुरखों ने की थी वो सही है, हिंदू मुसलमान अलग है, वो भागा भागा छुपता फिर रहा था, क्योंकि उसको चीन ने एक भरोसा दिया था। चतुर्वेदी साहब, मैं ये बात भी आपसे बाजार के साथ ये भी समझना चाहूंगा कि चीन ने कहा था कि हमारी और पाकिस्तान की दोस्ती जो है लोहे की तरह मजबूत है, और मुनीर को भरोसा था कि शायद ये लोहा काम आ जाए वक्त पर, लेकिन ये लोहा पिघल गया, 4 दिन के अंदर ही पिघल गया। तो मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा। नहीं, देखिए, जो आपने बात की साहस की, जिगर की,
तो ये देखिए, मैं जिस F-16 की बात कर रहा हूं उसको मैं फिर आपको एक उदाहरण से बताता हूं और दर्शकों को। ये जो F-16 गिराया गया था, ये मिग से गिराया गया था, अभिनंदन ने गिराया था। यानी मारुति से आप ट्रक को पलट दे रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हथियार सबके पास हैं, लेकिन वो जज्बा है वो सिर्फ भारतीय सेना के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं यही डिटेल, मतलब देखिए, ये जो पाकिस्तान झुका है उसके कई सारे कारण हैं। जो अमेरिका कूदा है उसके जो कारण है, मैं अभी सिर्फ उसको बता रहा हूं कि अमेरिका या चीन, इनकी क्या मुसीबत हो गई कि साहब ये जो हिंदुस्तान है, और मैं इसमें देखिए, अब अगर गुरेज हो तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अमेरिका को एक चीज और लग रही थी, आपको शायद याद होगा वात्सल्य सर कि 2016 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट की थी, और वो रिपोर्ट सीएजी के हवाले से की थी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि 2013 में, 2013 की बात मैं कर रहा हूं, 2013 में अगर भारत के साथ युद्ध होता तो भारत के पास सिर्फ 10 दिन का हथियार था, सिर्फ 10 दिन का। पूरी दुनिया, खास तौर से अमेरिका और चीन को इस बात का भरोसा था कि अगर इस बार कुछ होता है तो भारत टिक नहीं पाएगा। जब 2013 में 10 दिन का था, तो अभी कौन सा भारत के पास जो है 1 महीने का हथियार हो गया होगा। ये देखिए, ये दरअसल ये जो 2 दिन में हुआ है, इस 2 दिन ने दुनिया का, आप एक तरह से कहें कि ग्लोबल ऑर्डर बदल दिया है। क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारत इस तरह का जवाब देगा। साहब, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था तब हिंदुस्तान उतना मजबूत नहीं था। मैं हथियार के तौर पे बात कर रहा हूं। एक जगह हमने एयर स्ट्राइक किया था, बालाकोट में सिर्फ हमने 2025 में भारतीय सेना ने 9 जगह एयर स्ट्राइक किया। 150 किलोमीटर तक हम अंदर चले गए, मतलब अंदर क्या चले गए, हम यहां से खड़े होकर 150 किलोमीटर मार दिए। ये बहावलपुर 100 किलोमीटर है भाई। ये देखिए, ये आपकी स्ट्रेंथ है। हमने बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक किया था वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में किया था। इस बार जो एयर स्ट्राइक हुआ है वो पाकिस्तान में हमने किया है, जे बहावलपुर। और ये जो अभी रावलपिंडी, आप देखिए कितना दूर है वहां से। मेरा ये कहना है कि इन लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि पहली बात भारत को इस तरह की एयर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया, और जब मैं पूरी दुनिया कह रहा हूं तो अपना सरोकार उन पश्चिमी देशों से है जिनको ये लग रहा था कि भारत के पास कोई हथियार नहीं है, उसमें चीन भी है, और भारत कुछ करवर नहीं पाएगा। और अगर कुछ किया तो जाएगा एक जगह 2 जगह कहीं चुटपुटिया फोड़ देगा और चला आएगा। इस तरह से रिटेलिएट करेगा कि 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर फोड़ दिया जाएगा, इसका इनको अंदाजा नहीं था। अच्छा, हो गया तो इनको लगा कि चलिए तो हो गया, बाय फॉल्ट हो गया। पाकिस्तान को कहा गया कि तुम शुरू कर दो अपना। आप देखिए, पाकिस्तान की हिम्मत थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई रिटेलिएट करने की। आप देखिए ये जो अभी किताब आई है पीछे, नाम मैं उसका भूल रहा हूं, अच्छा नहीं, किताब भी आई है, और नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के सांसद ने कहा कि जब साहब ये हुआ कि अभिनंदन को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, तब जनरल बाजवा ने आकर कहा कि अगर आप अभिनंदन को नहीं छोड़ते हैं तो नरेंद्र मोदी सूरज उगने तक पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। आप सोचिए कि तब पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि अपने ड्रोन छोड़े जाएं, तब पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई 2019 में बालाकोट के बाद। और आज पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो गई कि साहब स्ट्राइक हुआ, और स्ट्राइक के बाद उसने एक दिन में 400 ड्रोन भेज दिए। देखिए साहब, ये पूरा खेल जो चल रहा था ना, ये खेल ये था कि हिंदुस्तान के पास कोई गोला बारूद नहीं है, जैसे आप इतने ड्रोन भेजिएगा। और जैसा कि आपने सुनाया कर्नल सोफिया कुरैशी को, ये उनका दूसरे दिन की ब्रीफिंग थी, प्रेस ब्रीफिंग। जो पहले दिन की प्रेस ब्रीफिंग थी, यानी 8 तारीख की प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने यह कहा था कि उन्होंने 400 ड्रोन भेजा, हमने भी भेजा, और हम वो भी हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जान रहे थे, इसीलिए वो भेज रहे थे, वो टो रहे थे, लेकिन हमने मारकर गिराया। अब आप देखिए, ये जब कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा,
और हमारे भी ड्रोन उधर गए थे, तो जाहिर सी बात है हम भी इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे वहां जाकर। हम सिर्फ उनको गिराने या मारने नहीं गए थे, हम इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे। इस सब का एकदम अनुमान पश्चिमी देशों को नहीं था, और अमेरिका तो मान के चल रहा था कि चलो ठीक है, तुमने राफेल तो खरीद लिया फ्रांस से, लेकिन अब ये पाकिस्तान कर रहा है, इसमें तुमको हमारे पास आना पड़ेगा, हमसे सामान लेना पड़ेगा। इनको तो कल ये देखिए सर, ब्रह्मोस, मैं फिर कह रहा हूं, ये ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं आई है भारत सरकार से, लेकिन ये एज्यूम किया जा रहा है कि जो इनके एयरबेस चारों उड़ाए गए हैं, जिसमें नूर खां और ये मुद्र के, ये सब जो इनका बड़ा क्रूशियल एयरबेस है, ये ध्वस्त जो है ये ब्रह्मोस से किया गया है, ये चर्चा है। और आप देखिए, ब्रह्मोस से ध्वस्त किया गया, ये लोग तो मान के भी चल रहे थे कि चलिए ये रूस और भारत क्या ही बना पाएंगे, इनका ब्रह्मोस मिसाइल किसी काम का नहीं होगा। लेकिन ये देख रहे हैं भैया, ब्रह्मोस तो घुस घुस के पीट दे रहा है। मतलब पूरी जो आप एक तरह से कहें कि जिस हिंदुस्तान को ये मानकर चल रहे थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, उसने 2 दिन में इतनी तबाही पाकिस्तान में मचा दी कि अमेरिका को लगा कि नहीं अब इसमें घुसना पड़ेगा, नहीं तो हमारे हथियार तो कोई खरीदेंगे, कौन इनसे मिसाइल खरीदेगा। तो ये जो हस्तक्षेप वगैरह की बात हो रही है, ये दरअसल सबसे बड़ा कारण जो है वो, एक तो पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं था, पाकिस्तान अब लड़ नहीं सकता था। दूसरा, अमेरिका को लगा कि कूदना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारे हथियार हैं उनका क्या होगा। और जो भारत के लिए कहा जा रहा है, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से ऐसा तो कोई बयान आया नहीं है। हाँ, सीज फायर के लिए इन लोगों ने निवेदन किया था, वो निवेदन रात में 10 बजे खारिज हो गया है, क्योंकि सीधा यही कहा गया था कि अगर उधर से कोई वायलेशन होता है तो फिर बात नहीं बनेगी। उधर से वायलेशन 5 बजे सीज फायर शुरू हुआ था और वो 3 घंटे में हो गया। तो जब 3 घंटे में हो गया तो विदेश सचिव ने आकर कह दिया कि सेना कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। तो देखिए, सीज फायर तो रहा नहीं। हाँ, सीज फायर से, या मैं ये कहूं सीज फायर नहीं, मैं कहूंगा ये जो कुछ हुआ उससे दरअसल अगर किसी ने गेन किया पूरी दुनिया में तो वो हिंदुस्तान है। आप देखिए, अभी हम लोग पिछले 10 साल से ये देख ही रहे हैं और 10 साल से पहले से भी देख रहे हैं कि कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जो यहाँ का वामपंथी धड़ा है वो गिदड़ भपकी देता रहता है, कह रहे चीन से एक बार बात कर लेना। अब चीन को सोचना पड़ेगा कि भारत से बात की जाए कि ना की जाए। और मैं आपको बताऊं कि रात में मुझे लग रहा है तकरीबन 11 बजे की बात रही होगी, चीन की तरफ से बयान आता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। 10 मिनट बाद फिर खबर चलती है कि चीन के विदेश रक्षा ये एनएसए ने किससे बात की, अजीत डोभाल से बात की। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति है उनकी। आप एक तरफ कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, फिर अचानक आपको डर लगने लगा कि नहीं ये सब स्टेटमेंट देना बेकार है, फिर आप जो अजीत डोभाल से बात करने लगे। तो ये जो 3-4 दिन का घटनाक्रम रहा, इस 3-4 दिन के घटनाक्रम में भारत ने सिर्फ और सिर्फ हासिल किया है। और मैं इसमें एक चीज और कहूंगा, अब ये अगर किसी को अतिशयोक्ति लगती है तो वो उनकी अपनी समस्या है। जो 3 महाशक्तियां गिनी जाती रही दुनिया में, उसमें अब आप तीसरे में चाइना को हटा दीजिए और भारत को खड़ा कर दीजिए। क्योंकि 2 दिनों में भारतीय सेना ने जो किया है वो साहब, कम से कम चीन के अगर उसमें आप देखें और अमेरिका के परिदृश्य में देखें तो ये अभी तक नहीं हुआ था। हम पाकिस्तान से लड़ाई जीतते रहे, लेकिन चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को आपने ध्वस्त कर दिया। सर आप सोचिए, मतलब ये तो अब लोग कहेंगे हम नहीं सोचेंगे तो मत सोचिए, लेकिन जब हम पाकिस्तान में घुस गए और चीन का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ पाया कि हम आ गए हैं और हम उसको फोड़कर चले आए, तो अगर चीन कुछ दुस्साहस करता है तो जब हम यहां फोड़ सकते हैं तो वहां नहीं फोड़ पाएंगे। मैं सिर्फ एक जो लॉजिकल बात होती है वो कर रहा हूं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है चतुर्वेदी साहब, ये लॉजिक तो बहुत सारे लोग जानते ही हैं कि गलवान घाटी में जो फेस ऑफ हुआ था वहां भारतीय जवानों ने केवल हाथों से ही
तब तो जी चीन ने जी कहा था कि हमारे 4 जवान मारे गए, लेकिन बाद में अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने रिपोर्ट करके बताया, चीन ने 38 माने, बाद में चीन की मीडिया ने जी 38 लोगों को माना, और बाकी दुनिया ने कहा कि 60 लोग आपके मारे गए हैं, और उस जी गलवान जी के जी बाद से उनकी सांसें उखड़ी हुई हैं। इस बार ये बताया गया कि आसिम मुनीर, जो कि खुद चाहते हैं इनडायरेक्ट वे में सत्ता चलाना, उन्होंने संशोधन करवाया संविधान में और कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करवा लिया है। केवल इमरान खान को ठिकाने लगाने के लिए उनको आर्मी चीफ जी बनाया गया था, और वो सारे लोग सब जानते हैं। तो चीन ने इस बार कंधे पर बंदूक रखी थी, और चीन को समझ में आ गया, जैसा आप कह रहे हैं, बाजार तो बिगड़ ही रहा है, साख भी बिगड़ रही है। और जी अमेरिका की भी जेडी वैंस जब आए थे, हिंदुस्तान में घूम रहे थे, उनकी पत्नी भारतवंशी जी है, भारतीयों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया था। उसी समय पहलगाम की वो दुर्भाग्यपूर्ण जी घटना हुई, और आपने जेडी वैंस का जिक्र किया, बिल्कुल परसों जब उनका शॉकिंग बयान आया, और उससे पहले ट्रंप ने कहा कि मेरे भारत से भी अच्छी दोस्ती है, पाकिस्तान से भी अच्छी दोस्ती है, और 1500 साल से ये झगड़ा चल रहा है, तो उन्हें इतिहास की एक तो जानकारी नहीं है। एक चलो तो कुछ नहीं मैं कहूंगा कि ट्रंप का जो बिहेवियर है बहुत खराब है, क्योंकि 2018 में मैंने अपने चैनल में दिखाया कि 2018 में इसी ट्रंप ने एक न्यूज आउटलेट को इंटरव्यू दिया था, और उसने ये कहा था कि जब ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ पकड़ा जाता है, वो भी एबटाबाद में जहां मिलिट्री एकेडमी है पाकिस्तान की, सबसे प्रेस्टिजियस एकेडमी मानी जाती है, उसके करीब आपने छुपा रखा है। और उसने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय कहा था कि हमने इनका इतना पैसा बंद कर दिया है, हम 1.3 बिलियन डॉलर्स दे रहे थे अमेरिका को। और अभी तो ख्वाजा आसिफ ने तो पाकिस्तान अमेरिका को नंगा कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये डर्टी वर्क हम कर रहे थे अमेरिका के कहने पर, ब्रिटेन के कहने पर। तो पाकिस्तान ने तो इनकी एक तरीके से पतलून खोल दी, इनको नंगा कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर उसी पाकिस्तान की तारीफ करने आते हैं, कई लोग सवाल कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बयान क्यों नहीं दिया, डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्यों आया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का, जैसे आपने बताया, बहुत अच्छा तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि पूंछ में आग तो डोनाल्ड ट्रंप के लगी हुई है, तो डोनाल्ड ट्रंप भी तो खुद बताएंगे कि साहब ये बंद होने जा रहा है। और आपने बहुत अच्छा कहा, इंडियन एयरफोर्स का हम बयान भी दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन इज ऑन गोइंग, और किसी तरह की अफवाह पर और किसी चीज पर आप यकीन ना करें, मिस इन्फॉर्मेशन पर यकीन ना करें। बहुत सारे लोग अफवाहें फैलाने की भी कोशिश करते हैं, डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, जैसा आप खुद कह रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया है। इस समय चीन भी समझ गया है कि अगर हम ज्यादा उकसाएंगे, अमेरिका भी समझ गया है हम ज्यादा उकसाएंगे। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बहुत से लोगों को डाउट है, सीज फायर तो आपने जैसा बताया कि शायद उसका कोई मायना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत पर बहुत सारे लोग डाउट करते हैं, पाकिस्तानियों की नहीं, पाकिस्तान की आम आवाम तो मुनीर के खिलाफ है, पाकिस्तान की आम आवाम भारत से लड़ने के खिलाफ है, क्योंकि जहां सिंधु का पानी रुकता है, जहां झेलम का पानी रुकता है, उनकी जीवन वैसे भी दुश्वारियों में है, उनका क्रिकेट तबाह हो चुका है, वो लोग बिल्कुल सड़कों पर आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की नीयत इस तरह से चलता रहेगा, क्योंकि हमारा कश्मीर बदल गया था। आप भी कश्मीर गए, मैं भी गया, और जिस तरह से एक फेयर इलेक्शन हुआ, पूरी दुनिया ने तारीफ की। कोई आदमी उस इलेक्शन के ऊपर एक उंगली नहीं उठा पाए, इतना शांतिपूर्ण वहां माहौल चल रहा है। बिल्कुल मनोज सिन्हा साहब जब से एलजी वहां बनकर गए हैं, एकदम सूरत वहां की बदल गई है। प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री लगातार देखते हैं, और कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं। ये बताया गया कि 35 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब कश्मीर के लोग, जो कश्मीर घाटी के मुसलमान हैं, वो सड़क पर उतरे, उन्होंने काले पैचेस बांधे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। पाकिस्तान को पहले तो ये उम्मीद ही नहीं रही होगी कि ऐसा होगा, उन्हें तो लगा होगा कि वो हम जो पत्थरबाजी करवाते थे, बुरहान वानी जैसे लोग वहां निकल कर आते थे, वो सब कुछ खत्म हो गया। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा पाकिस्तान की नीयत को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान के कंधे जी कभी भी जब रख सकता है, कभी भी अमेरिका हाथ रख सकता है। देखिए, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही हिंदुस्तान की जनता के प्रति है, किसी डोनाल्ड ट्रंप या किसी भी ढोल नगाड़े के प्रति नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। इसलिए ये बात तो एकदम सही है कि भारत के प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को एक बात स्पष्ट करनी होगी कि कश्मीर जो है ना, कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है, तो हम अपने ही मामले के लिए किसी तीसरे को तो वहां बैठाने नहीं जाएंगे। ये जो ट्रंप और जो भी इसमें उछल कूद मचा रहा है, ये जो उछल कूद है, इस उछल कूद के क्या मायने हैं, ये एकदम स्पष्ट है। ये भारत सरकार को साफ करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा छिछला व्यक्तित्व है, ये तो एकदम स्पष्ट हो गया। जिस व्यक्ति को यह समझ नहीं है कि किसका कितना कौन सा इतिहास है और जो मन कर रहा उल जलूल ट्वीट किए जा रहे हैं, और जिस व्यक्ति को यह समझ नहीं है कि भारत क्या है, जिस व्यक्ति को यह समझ नहीं है कि पाकिस्तान क्या है, वो उस व्यक्ति के बयान को तो कूड़ेदान में डाल देने वाली बात है। लेकिन अब दुर्भाग्य से वो वहां अमेरिका का राष्ट्रपति भी है, तो अब इसलिए भारत सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो हिंदुस्तान की जनता के सामने स्थिति साफ करे, क्योंकि ये जवाबदेही जनता के प्रति है प्रधानमंत्री की। एक बात। दूसरी बात, जब मुझे ये खबर पता चली, यानी देखिए वो सबको जो सुना वो शॉक्ड रह गया कि युद्ध विराम की बात चल रही है, उस समय मेरे जहन में एक बात आई, चूंकि आप भी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को देख रहे हैं, तो अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को देखें, उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि कहा जाता है ना कि आप पीएम क्या करने वाले हैं उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप पीएम के कामकाज का पैटर्न देखें तो आप प्रिडिक्ट कर ले जाएंगे। उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उरी जब हुआ, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करने में 15 दिन का समय लगा था। ये कोई भी दर्शक जो है वो जाकर गूगल पर देख सकता है, ये पूरा कैलकुलेटेड है। आज उरी हुआ और 15 दिन के भीतर जो है सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। बालाकोट, पुलवामा हुआ, 15 दिन के भीतर बालाकोट हो गया। जब पहलगाम हुआ था तो मुझे लग रहा पहलगाम के बाद मैंने एक कार्यक्रम किया था और उसमें मैंने अनुमान ये लगाया था कि 2 बार का जो पैटर्न रहा है वो यही रहा है कि पीएम जो है वो 15 दिन के भीतर कार्रवाई कर लेते हैं। तो अभी भी आप देखिए कि 22 अप्रैल को हुआ था और 7 को जो है स्ट्राइक कर दी गई, 6-7 की दरमियानी रात। मैं इससे कहना यह चाह रहा हूं कि पीएम इस बात को जान रहे हैं कि पाकिस्तान ये जो सीज फायर की मांग कर रहा है उस पर वो कायम रहने वाला नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को ये कहने का मौका ना मिले कि भारत ने युद्ध थोपा है। आप पाकिस्तान रो रहा था, भारत कहता नहीं 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 मैं नहीं छोड़ूंगा, तो कहा जाता कि भाई आपकी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, तो आपने तो स्ट्राइक कर दिया 9 जगह पर, अब आप क्यों पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। और पाकिस्तान दुनिया को ये बता रहा है, देखिए आपको भी जानकारी होगी और तमाम दर्शकों को भी जानकारी होगी कि उसने अपनी जो सिविल उड़ान है उसको बंद नहीं किया था। अब आप सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति है। आप सिविल उड़ान को रद्द नहीं कर रहे हैं। अब भारत अगर यहां से कुछ छोड़ रहा है तो उसको इस बात का ख्याल रखना पड़ रहा है कि कहीं कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि भारत की दुश्मनी जो है पाकिस्तान की आवाम से नहीं है। अपना जो कुछ लेना देना है ये आतंक के आकाओं से है, तो वो मिलिट्री वाले भी सब आतंकवादी ही हैं, क्योंकि ये जो मुनीर है मौलाना ही है। तो खैर, तो पीएम जो है, पीएम इस बात को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान मानेगा नहीं। पाकिस्तान जब मैं कह रहा हूं तो अपना सरोकार मौलाना मुनीर से है, ये मुनीर मानने वाले नहीं। तो अब ये जब मुनीर मानेंगे नहीं तो ये रिटेलिएट करेंगे जरूर। तो जब रिटेलिएट करेंगे तब भारत के पास ग्राउंड होगा उस वार में जाने का, जिस वार की आप एक तरह से कहें कि हिंदुस्तान की आवाम प्रतीक्षा कर रही है। क्योंकि इस बार लोग बहुत ज्यादा नाराज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह आशा नहीं थी। लेकिन देखिए तमाम चीजें हैं, लेकिन एक डिप्लोमेसी भी होती है। 22 अप्रैल की घटना के बाद जिस तरह से 100 देशों के राजनयिकों से बात हुई, ये सर आप जान रहे होंगे, 100 देशों के राजनयिकों से बात हुई। ब्रिटेन को विश्वास में लिया गया, अमेरिका को विश्वास में लिया गया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यानी सबको विश्वास में लिया गया। तब 9 जगह एयर स्ट्राइक की गई। अब जो बस दुनिया है, जो दुनिया के हेड कांस्टेबल हैं, उनके पास अब ये बात आ गई है कि भाई आपने कहा था, आपने स्ट्राइक कर दी, अब वो रो रहा है तो आप क्यों नहीं रुक रहे हैं। तो पीएम ने कहा कि चलिए ठीक है, अब वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है तो मैं रुक जाता हूं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये पाकिस्तान है और ये पीएम भी जान रहे हैं
कि हम अभी 4 दिन 5 दिन खामोश बैठेंगे, ये छठे दिन फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको 8,500 करोड़ रुपया मिल चुका है। और ये 8,500 करोड़ रुपया मिला है, अब ये जाएगा अमेरिका से हथियार खरीदेगा, ये जाएगा चीन से हथियार खरीदेगा, और हथियार खरीदने के बाद फिर कूद पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री बड़े साफ तौर पर जानते हैं, और सभी जानते हैं, एनएसए जानते हैं। एनएसए ने 71 की लड़ाई देखी है वो, और एनएसए आप देखिए, डोभाल साहब तो उन लोगों में शुमार है जो लंबे समय तक पाकिस्तान में सेवा दिए हैं एजेंट के तौर पर। तो डोभाल साहब सब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की फितरत क्या है। तो अभी हमने जो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी है उसको बताया कि देखिए हमने अपना स्ट्राइक कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि ये रो रहा है तो हम चुप हो जा रहे हैं। लेकिन शर्त ला दी गई है कि अगर अब कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। यानी रास्ता खोल दिया है प्रधानमंत्री ने, और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को बता दिया है कि चलिए ठीक है, हम खामोश हो जा रहे हैं, लेकिन अगर एक भी बम फूटा तो फिर पाकिस्तान में कितना बम फूटेगा उसका हिसाब हमसे मत लीजिएगा। और आप ये मानकर चलिए सभी दर्शक कि देखिए बलूचिस्तान आजाद होने वाला है, बस एक धक्के की जरूरत है, और वो धक्का जो है वो यहीं से लगेगा। तो जैसे बांग्लादेश बना था वैसे बलूचिस्तान भी बनेगा। तो इसलिए मतलब ये लेकर अधीर होना कि ऐसा पीएम ने कैसा कर दिया है, भारत में पीएम भी ना कहूं, मैं ये कहूं कि भारत ने कैसे कर दिया। तो देखिए क्या है ना साहब कि भारत की भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर जवाबदेही बनती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप घर में भी झगड़ा करते हैं ना साहब, अगर पड़ोस में झगड़ा हो रहा है तो 2-4 लाठी के बाद छोड़ो यार हो गया रहने दो, नहीं इसको कूट, अगली बार जब करेगा तो आपको रोकने नहीं आएंगे। ये घर में होता है साहब, पड़ोस में होता है। तो आप इसको इसी तरह से देखिए। तो अब क्या हुआ है कि हमने पीट दिया, वो पीटने आया, फिर हमने पीट दिया, अब कहा गया कि रहने दीजिए, मत मारिए इसको, अब ये नहीं बदमाशी करेगा। तो हमने कहा अच्छा आप कह रहे हैं तो छोड़ दे रहे हैं, लेकिन अगर इस बार ये हमको पीटा तो घर में घुस के इसको मारेंगे। हाँ ठीक है, घर में घुस के मारिएगा। तो वही स्थिति है, हमने उसको बल भर पीटा, बेचारा बहुत रोया, सबने कहा, हमने कहा ठीक है जाइए छोड़ देते हैं, हम बड़े हैं, तो हमने छोड़ दिया। अब अगर हिमाकत करेगा तो इसको कूटा जाएगा। और देखिए ये पाकिस्तान की फितरत हो, मानेगा नहीं। आप देखिए कि विदेश सचिव आकर कहते हैं कि जो है बातचीत हो गई है, अब इस समय से शांति रहेगी। इधर विदेश सचिव कहकर जाते हैं, उधर ड्रोन उड़ने लगते हैं ऊपर पूरा जो है पश्चिमी सीमा पर। तो देखिए ये, और वो उधर जब ड्रोन उड़ना शुरू होते हैं तो 10 बजे विदेश सचिव, आप सोचिए सर, एक दिन में 3-3 पीसी करनी पड़ रही विदेश सचिव को। सुबह आते हैं बताने की 9 तारीख की रात को हमने क्या क्या किया, शाम को बताने आते हैं कि अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने जो है सीज फायर का अनुरोध किया है। और फिर 10 बजे कहने आते हैं कि अब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है तो सेना को खुली छूट। तो हमारा कहना यही है कि जो पाकिस्तान की नीयत पे आप संदेह कर रहे हैं, तो आप ही ने जिनको चुनकर भेजा है उन्हें भी संदेह है पाकिस्तान की नीयत पर। इसलिए इत्मीनान रखिए आप भी, और वो तो इत्मीनान रखे हुए हैं कि इस बार जहां तुम बम फोड़ोगे तो फिर हमारे पास किसी को बताने की जरूरत नहीं है अमेरिका को फोन करके, तब हम पहले वहां ब्रह्मोस और सुखोई राफेल सब भेजेंगे और तब वहां बता देंगे कि भेज दिए हैं। तो वो जो आप बात कह रहे हैं वो आप एक तरह से कहें कि जो भारत है उसको, उस बात को भारत सरकार समझ रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को मौका ना मिले, ये भी एक बहुत जरूरी बात है। और दूसरी चीज जो आर्थिक पक्ष है उसे भी मैं बताना चाहूंगा, 8,500 करोड़ रुपया ले लिया। अब अमेरिका का हथियार तो खरीदना पड़ेगा सर। देखिए सर ये बड़ी सच्चाई है डिफेंस की। अब आप देखिए सभी यूक्रेन और रसिया वार बंद कराना चाहते हैं, क्यों नहीं आप यूक्रेन को हथियार देना बंद कर रहे हैं? रूस को तो हथियार की जरूरत किसी से है नहीं, रूस के पास तो हथियार भरे पड़े हैं, जितना दिन मन को युद्ध करेगा। यूक्रेन को हथियार क्यों दिया जा रहा है साहब? ये जो डिफेंस मार्केट है ये चाहती ही नहीं कि युद्ध कहीं रुके, युद्ध होता रहे। ये बात पीएम भी समझते हैं। मतलब आप ये समझिए कि मैं ये मानकर चलता हूं कि दुनिया में और देश कैसे सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि भारत का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो वो समझता है
कि दुनिया का जो हेड कांस्टेबल है वो भारत को अपनी उंगली पर नचाना चाहता है। इसीलिए कोई भी हो, वो मोदी जी हो, वो राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, कोई भी हो, वो सभी ये जानते हैं कि हमें हमारे हित के लिहाज से काम करना है। तो हमारा हित जो है वो यही है कि हमको अंतरराष्ट्रीय मंच पर जब जवाब देना पड़े तो सर ना झुकाना पड़े, हमको हम एकदम तन के खड़े रहे कि आपने कहा था तो हमने मान लिया था, अब ये नहीं मान रहा है तो पीटेंगे हम इसको। इंदिरा जी ने यही किया था। अगर अभी इस समय इंदिरा जी की बड़ी चर्चा हो रही है, देखिए मैं ये बात भी बताऊं कि इंदिरा जी ने 8 महीने वेट किया था, 8 महीने। देखिए ये पाकिस्तान कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई नहीं है, ठीक है, वो कांग्रेस अपना चला रही है, भाजपा उसका जवाब दे रही है, दोनों अलग बातें हैं। लेकिन इंदिरा जी ने 8 महीने इंतजार किया था। अभी जो लोग युद्ध के उन्माद में हैं, सभी लोगों ने मानिक शाह सिनेमा देखा होगा, अब तो वो आ चुका है। मानिक शाह ने क्यों कहा था, इंदिरा जी को मना कर दिया था अभी युद्ध नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बरसात आने वाली थी। साहब बारिश आने वाली है, आप बरसात में आपके फाइटर उड़ेंगे, कहां जाइएगा? आपकी थल सेना क्या करेगी? मतलब हमारा कहना है कि हम सेंटिमेंटल हो लेकिन दिमाग भी लगाएं। सर मानसून आ चुका है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं आज तारीख है 12 मई, केरल में मानसून आ चुका है साहब। अभी 1 महीने में मानसून पूरे हिंदुस्तान में आ जाएगा। आप कैसे लड़ाई करेंगे पाकिस्तान से? और जो लोग युद्ध की बात कर रहे हैं, जब साहब युद्ध शुरू होता है ना तो एक दिन में नहीं खत्म होता है। रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, हालांकि वहां उस तरह की परिस्थितियां नहीं है। हिंदुस्तान में 3 मौसम आते हैं और अभी जो मौसम आने वाला है वो बरसात का मौसम है। मानिक शाह साहब ने इसीलिए डिले किया था, उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा था, तो सिनेमा में भी यही कि मैडम हम अभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, और युद्ध जीतने के लड़े जाते हैं, सैनिकों को शहीद करने के लिए नहीं। तो ये चीजें ध्यान रखिए कि हमारी सेना हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अब आपके सेंटीमेंट को बुझाने के लिए, मतलब ये मुझे लगता है कि समझना चाहिए लोगों को, आपका सेंटीमेंट बेहतर है, लेकिन आप भी सोचिए ना, बारिश होने जा रही है और हम जब सर युद्ध होगा तो हमें जम्मू कश्मीर से लेकर और गुजरात तक, इतनी हमारी लंबी सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है, एलओसी भी है, हमको ये देखना होगा। उधर चीन पर भी नजर बनाए रखनी होगी। भैया जब पानी बरसने लगेगा तो कहां कहां आप नजर बनाइएगा? तो दरअसल मेरा यह कहना है कि हर चीज का एक अप्रोप्रिएट समय होता है, और जिस तरह से पाकिस्तान समय ले रहा है, वो जाहिर सी बात है कि वो समय ही ले रहा है। उसको लग रहा है कि हम समय लेंगे, भारत तब तक सोता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को बड़ा होशियार समझता है। उसको लगता है कि हिंदुस्तान में तो सब मूर्ख ही बैठे हुए हैं, सारी समझदारी उसी के पास है। तो वो रुका है, इसीलिए 8,000 8,500 करोड़ रुपया उसको आईएमएफ से मिला है। और आप देखिए सर, ये भी भारत की नाराजगी है कि अमेरिका एक बार कहता है, डोनाल्ड ट्रंप, भाई हम तो आपके साथ खड़े हैं और मेरे साथ खड़े हो, और 8,500 करोड़ रुपया उसको दे रहे हो। वो क्या करेगा? वो इन्हीं आतंकवादियों को फिनांस करेगा और जाकर आपसे हथियार खरीद के लाएगा। वो पैसा ही आपने इसीलिए दिया है कि आपका हथियार बिके। तो ये सारी चीजें जो है, मतलब आप देखिए कई सारे इसमें डायमेंशन हैं। तो अभी जो कुछ हुआ है वो दरअसल आप समझिए कि एक ब्रेक है। और सर अभी आपने एयरफोर्स का जो ट्वीट आया है, एक्सपर्ट पोस्ट, उसके आपने जिक्र किया। देखिए एयरफोर्स ने कहा है कि हमारा ऑपरेशन जारी है, सीधे कह रहे हैं हमारा ऑपरेशन जारी। तो वो आप समझिए 2-3 घंटे के लिए जो कुछ हुआ था कल 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, उसके बाद में वो चीजें फिर खत्म हो चुकी हैं। और भारत की सेना, ये सभी एकदम तैयार बैठे हैं। आप देखिए इजराइल कह रहा है जो चाहिए साहब बताइए, हम भेज रहे हैं। रूस हाई है। देखिए क्या है ना कि सर ये कई तरह की इसमें चीजें चलती रहती हैं। हथियार भी लोगों को बेचना है, अमेरिका को बेचारा। आप सर, मतलब मैं ये कहूंगा जो दर्शक हैं वो थोड़ा जाकर एक चीज रिसर्च करें। अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो किस तरह से रो रही है इस समय। बड़ी खराब स्थिति है। भारत ने और खराब स्थिति कर दी।
ये भारत के सैनिकों ने इनके F-16 वगैरह को गिराकर बड़ी उन लोगों की हालत खस्ता कर दी है। सर आपको याद होगा जब पीएम अभी अमेरिका गए थे, बड़ा दबाव पड़ रहा था कि हमारा लड़ाकू विमान खरीद लो। वहां पीएम बोल कर आए ठीक है खरीद लूंगा, और उसके बाद में कहा गया कि कोई ऑफिशियल जो है वो स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। सर आप मतलब लोग ये समझें कि हम ऑफिशियल मतलब हम क्यों खरीदेंगे? आप जो विमान हमको दे रहे हैं वही विमान आप पाकिस्तान को दे रहे हैं, हम आपका विमान कैसे ले सकते हैं? लेकिन ठीक अब यहां आए हैं तो बोल देंगे। मतलब डिप्लोमेसी बहुत बड़ी चीज है सर। आप F-16 उसको भी बेच रहे हैं और कह रहे हैं हम भी खरीद लें। हम क्यों खरीद लें भैया? तो कोई मतलब ही नहीं। और वैसे भी तुम्हारे F-16 को हमारा MiG-21 गिरा दे रहा है। तो जब हमारे सैनिक मिग से तुम्हारे ट्रक को उलट दे रहे हैं तो हमको जरूरत भी क्या है तुम्हारे इस खिलौने की, जिस खिलौने कोई मतलब ही नहीं है। तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं सर कि वेट एंड वॉच, कुछ भी अभी खत्म नहीं हुआ है, चीजें खुली हुई हैं। और देखिए किसी ने नहीं सोचा था 370 हटेगा, मतलब ये असंभव बात थी कि 370 हटेगा। तो साहब 370 गया। तो जो लोग पीओके की आशा रखे हुए हैं वो देखिए पीओके लेना एक लंबा टास्क है, क्योंकि पीओके में डायरेक्ट इंटरेस्ट है चीन का। तो आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब आप जब फ्रंट खुलेगा इस बार, तो इस बार चीन खड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो फ्रंट खुलेगा, चूंकि साहब ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वैसे मैं सर आपको एक चीज बताऊं कि जो ऑफिशियल स्टैंड है यूएन में, वो ये है कि ये जो हिस्सा है इसे आजाद कश्मीर कहा जाता है। तो भारत कागज पर टेक्निकली बड़े आराम से सेना भेजकर और इस पर अधिकार कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चिल्ला सकता कि हमारे यहां घुस गए। और सर एक चीज ये मैं और बताऊं कि इसीलिए जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ था तब ये ज्यादा उछल कूद नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप कागज पे क्या कहते, आप तो कहते हैं कि वो तो आजाद कश्मीर है, तो फिर वहां कैसे कहते कि जो है कुछ हुआ है? तो आपके पास ग्राउंड भी नहीं था। तो अभी अगर पीओके भारत लेना चाहे तो भारत के लिए संकट ये नहीं है कि पाकिस्तान कुछ करेगा, संकट यह है कि हमारी तैयारी उस स्तर की होनी चाहिए जहां चीन से भी अगर दो दो हाथ करना पड़े तो वहां समस्या ना हो। क्योंकि सर ये आप भी जान रहे हैं और दर्शक भी जान रहे हैं कि पीओके में बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट है चीन का, गदवार पोर्ट तक जाने के लिए। तो वो मामला इसमें यह है। इसलिए जो भी अभी आप सुन रहे हैं वो बस आप ये समझिए कि स्टैंड बाय वाली स्थिति है। जैसे 22 को हुआ था तो दिन गिना जा रहा था, मोदी जी 5 दिन हो गया आपने कुछ किया नहीं, मोदी जी 8 दिन हो गया आपने कुछ किया नहीं। तो सर अगर आप देखिए कि अपेक्षाएं जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनसे इतना ज्यादा हो गई है लोगों की कि अब उस आकांक्षा में तो देखिए ऐसे ही युद्ध नहीं किया जा सकता है। मतलब ये बहुत लाउड एंड क्लियर है कि अब ठीक है जनता चाहती है, और इंदिरा जी का उदाहरण भी दिया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने इंदिरा जी का उदाहरण दिया भी कि 8 महीने इंदिरा जी ने इंतजार कराया, अपनी सेना की बात उन्होंने मानी और 8 महीने तक उन्होंने वेट किया, उन्होंने इंतजार किया। इंतजार मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि इंदिरा जी ने मजबूर किया, रॉ ने मजबूर किया कि पाकिस्तान गलती करे, और पाकिस्तान ने गलती की और उसके बाद में वार हुआ, सभी लोग जानते हैं। तो देखिए जब हम तैयार हो जाएंगे और अगर पीओके लेना है या पाकिस्तान को सबक सिखाने का निर्णय हो चुका है तो इत्मीनान रखिए कि वो सब होगा। लेकिन वही है कि देखिए सेना और जो तमाम तैयारियां हैं उसमें समय तो लगता है। और अभी जो 2 दिन में हुआ, इस 2 दिन में सर एक चीज तो मानना पड़ेगा कि बहुत तैयारी थी, वरना सर 500 ड्रोन आए थे, 500 ड्रोन। और आपको मैं बताऊं, ये आपको भी सर मालूम होगा कि 2015 के पहले हमारे पास कोई इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। S-400 तो हम 2015 में मनोहर पर्रिकर साहब डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे तब ये आया है। तो सर देखिए साजो सामान तो हमारा इधर बढ़ा है, पहले स्थितियां अलग थी। और देखिए प्लीज मैं फिर कहूंगा कि इंदिरा जी की तुलना मौजूदा कांग्रेस के नेताओं से मत करिए। वो ठीक है जिसको करना हो करे, वो जो थी वो थी,
वो कम से कम अभी कांग्रेस भी इसको चला रही है, वो ठीक बात है। तो फिर उसमें ये भी हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया, हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया कि भैया 2004 से लेकर 2014 तक इंदिरा जी की याद क्यों नहीं आई। तो इंदिरा जी की बात मत करिए, वो लेडी अद्भुत थी और उन्होंने जो हिंदुस्तान के लिए किया है, सर नीरजा चौधरी की किताब है सर, आप तो मुझे लगता है आपने शायद देखा भी होगा। जब इंदिरा जी की बात आई है तो मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा, जिस आरएसएस को सोनिया गांधी दुश्मन मान रही हैं और जिस आरएसएस को राहुल गांधी दुश्मन मान रहे हैं, ये नीरजा जी ने लिखा है। ये भी नहीं कि कोई कह दे कि गोदी मीडिया ने लिख दिया, जो आज का चलन है। नीरजा जी ने लिखा है कि भाऊराव देवरस संघ प्रमुख उस समय, राजीव गांधी उनसे मिलते थे और ये इंदिरा जी ने कहा था कि आप उनसे मिलिए। वो उनसे मिलते थे और इंदिरा जी ने, देखिए जो उनको मिलवाते थे, मैं उनका नाम भूल गया, इंदिरा जी ने उनसे कहा था कि राजीव से ये कहना कि डिनर टेबल पर भाऊराव देवरस से मिलने की बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी तब भी संघ को पसंद नहीं करती थी, अब भी संघ को पसंद नहीं करती। दूसरी चीज, इंदिरा जी जो आज इस हिंदुत्व राजनीति की बात हो रही है ना, उसकी कर्णधार इंदिरा जी हैं। तो भाई इंदिरा जी की बात ना करें। जब यहां धर्म परिवर्तन शुरू हुआ था तो सबसे पहले इंदिरा जी परेशान हुई थी कि क्या हो रहा है। उन्होंने वाजपेयी जी को भेजा, उन्होंने संघ से कहा। तो इसलिए इंदिरा जी की बात करिए, लेकिन फिर पूरे में करिए जो नीरजा जी ने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। सर भाऊराव जब ये प्रधानमंत्री बने, राजीव जी, भाऊराव देवरस को उन्होंने मारुति 800 दिया कि आपको आने जाने में दिक्कत होती है, आप बताइए। नीरजा जी लिखती हैं कि इंदिरा जी ने भाऊराव देवरस से कहा कि आप हमारी मदद करिए। उन्होंने कहा नहीं, 77 में तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं करेंगे, आप जो है राष्ट्र के खिलाफ जा रही हैं। 80 में उन्होंने कहा नहीं ठीक है मदद करेंगे। मतलब आप ये देखिए, इंदिरा जी की बात मत करिए। और मैं कांग्रेस एकदम ना करे, क्योंकि ये वो कांग्रेस नहीं है। स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर इंदिरा जी, आप देखिए सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड कहा, दीपांकर दत्ता साहब की बेंच थी, कि कम से कम अपनी दादी से सीख लो कि उन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर क्या कहा। वो स्वतंत्र, देखिए सर, ये वो लोग थे ना जिन्होंने आजादी की लड़ाई देखी है, जिन्होंने दर्द देखा था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने उस पत्र का उल्लेख किया है, जो पत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अंग्रेजों को लिखा करते थे। उसमें वो नीचे लिखते थे, आपका वफादार सेवक। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी से पूछा, तो ऐसे तो कोई जो है वो बापू को भी कहेगा अंग्रेजों का नौकर। सर यही बात तो कहेगा वो। मतलब आपके पास, अब क्या कहें, नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष के लिए मैं क्या कहूं, ये नेता प्रतिपक्ष है सर। अभी परसों पाकिस्तान की सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी की बातचीत का उदाहरण दे रही है कि ये लोग तो पुलवामा खुद ही करा लिए थे। ये देखिए सत्यपाल मलिक कह रहे हैं ऐसे इन्होंने पहलगांव भी करा लिया और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मतलब सर लिटरली इंदिरा जी की बात मत करे कांग्रेस। इंदिरा जी थी, उनके लिए वाकई में राष्ट्र प्रथम था। इन लोगों के लिए क्या है मुझे नहीं मालूम। तो आप ठीक है, आप इंदिरा जी का उदाहरण दे रहे हैं, तो इंदिरा जी का ये भी उदाहरण दीजिए कि बाकी क्या क्या चीजें इंदिरा जी ने की थी। वो इंदिरा जी, इसलिए आप सर एक चीज और उदाहरण आपको देता हूं, ये तो सर आप भी जानते होंगे, पूरा देश जानता है कि उनको कहा गया कि ये जो सिख आपका गार्ड है इसको हटा दीजिए, इंदिरा जी नहीं हटाई। क्यों? क्योंकि उनके लिए वोट मायने नहीं रखता था, उनके लिए अपनी जान मायने नहीं रखती थी। सर वो अमृतसर के नहीं भेजती स्वर्ण मंदिर, उनको पता था कि सिख कम्युनिटी जो उनके खिलाफ हो जाएगी, वो नहीं भेजती, उन्होंने भेजा। कांग्रेस अभी क्या कर रही है? ये वही कांग्रेस है। इस बार तो कांग्रेस फंस गई। अभी इंदिरा जी का उदाहरण दे रहे हैं, आप बालाकोट का सबूत मांग रहे थे, आप उरी का सबूत मांग रहे थे, अभी तो आप फंस गए हैं। क्या करें, आप फंस गए हैं, तब आप आ गए हैं कि खड़े हो गए। सर ये फंस गए हैं और एक पूरा तंत्र जो है, मैं उस यूट्यूब मंच का नाम नहीं लूंगा, वो यूट्यूब मंच ये चला रहा है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने 5 राफेल मार के गिरा दिया। बाकायदे उन्होंने उस पर कार्यक्रम किया। सर मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो इसे जो भारतीय सेना है वो डिनाई कर चुकी है, लेकिन फिर भी
अगर ये सच है तो हम युद्ध की स्थिति में हैं, हम ये अपने यहां नहीं चला सकते हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना है। लेकिन साहब आपके लोग और आप जिन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं वो अगर इस तरह का काम करते हैं तो मैं फिर ये कहूंगा कि कांग्रेस इंदिरा जी का उदाहरण ना दे, क्योंकि इंदिरा जी तो फिलहाल कोई नहीं बन। 10 साल आपकी सरकार थी, इंदिरा जी बन पाए आप लोग? 10 साल। बराक ओबामा अपनी किताब में लिख रहे हैं सर कि हमने मनमोहन सिंह से पूछा कि 26/11 की घटना के बाद आपने कुछ किया क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि साहब कर देते तो भाजपा फायदा उठा लेती। अरे हद है, भाजपा फायदा नहीं उठा पाती, उसका फायदा कांग्रेस को ही होता अगर वो तब किए होते तो। सर आप देखिए, लड़ाई के बाद चुनाव वही जीतता है जो सत्ता में होता है। बारे विपक्ष वाले तो बेचारे दूर खड़े रहते हैं, हमेशा चुनाव वही जीता है जो सत्ता में रहा है युद्ध के बाद। तो आप अगर स्ट्राइक करते 26/11 के बाद, आपको नरेंद्र मोदी हरा पाते, कोई नहीं हरा सकता। तो मतलब सर इंदिरा जी से तुलना ना करें, इंदिरा जी का उदाहरण कांग्रेस को देना ही नहीं चाहिए। वो अद्भुत महिला थी, पूरी पार्टी उन्होंने तोड़ी और 350 सीट लेकर आई। वो राहुल गांधी तोड़ ले, राहुल गांधी भी कह तो रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा मैंने क्यों निकाली, मैं कांग्रेस में अलग थड़क पड़ गया था, तोड़ देते कांग्रेस और अलग कांग्रेस बनाते। भाई इंदिरा जी वाला जज्बा चाहिए आप में। इंदिरा जी ने देखा कि जो ये ओल्ड गार्ड है उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, उन्होंने सिंडिकेट से अलग इंदिरा कांग्रेस बना लिया, आप राहुल कांग्रेस बना लीजिए। लेकिन सर उसके लिए वो जज्बा चाहिए जो जज्बा इंदिरा जी में था, भारतीय सेना में है, मौजूदा प्रधानमंत्री में। तो वो जज्बा पैदा करिए और फिर इंदिरा जी से तुलना करिए, कोई अर्ज नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि वो युद्ध था, ये एक तरह से स्ट्राइक हुई थी, तो इसलिए ये तुलना ठीक नहीं है। बाकी देखिए अब तुलना लोग करेंगे उसमें तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि तुलना ठीक नहीं है। और कांग्रेस को तो ये कतई अधिकार नहीं है कि वो इंदिरा जी का नाम अभी लेकर आए, क्योंकि इंदिरा जी ने जो कुछ किया है उसमें से एक भी काम ये नहीं कर रहे हैं। इंदिरा जी ने कभी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की। इंदिरा जी वो लेडी थी जिन्होंने तय कर लिया था कि भाजपा और संघ को नहीं पनपने देना। सर वो देखिए, वो रुद्राक्ष पहनती थी, वो जितने हिंदू देवस्थल है सब पे जाया करती थी वो, जबकि नेहरू जी जो है वो आस्तिक थे, नास्तिक थे। नेहरू जी देवी देवता नहीं मानते थे, इंदिरा जी सब मानती थी। इंदिरा जी बाकायदे रुद्राक्ष पहनती थी, वो पूरा दिखाती थी। सर वो क्यों करती थी? वो गजब की पॉलिटिशियन थी, उनको पता था कि संघ और भाजपा, उस समय जनसंघ, संघ और जनसंघ अपना पैर पसार रहे हैं और हिंदुत्व के नाम पर, तो उन्होंने पूरा हिंदुत्व ही आत्मसात कर लिया। लीजिए, उनसे बड़ा हिंदू उस समय कौन था? और अभी इनको हिंदू हिंदुत्व पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं राहुल गांधी जी। तो इसलिए ये लोग इंदिरा जी से एकदम तुलना न करें, वो अतुलनीय लेडी है, उससे कांग्रेस तुलना कर ही नहीं सकती है। और अगर मौजूदा कांग्रेस का कोई भी नेता उस कद का होता तो 2024 में तो आप नरेंद्र मोदी को हरा ही देते, वो भी नहीं हुआ आपसे। तो ये इंदिरा, मतलब सर मेरा मानना है कि इंदिरा जी से तुलना नहीं हो सकती है। और वो दो नेताओं की तुलना सर वैसे भी नहीं होती है, तब देश काल परिस्थितियां अलग थी, आज देश काल परिस्थितियां अलग है। और अगर तुलना ही करना है तो इंदिरा जी ने 8 महीने समय दिया था, 8 महीने इंतजार करिए। फिर अगर मोदी जी कुछ नहीं करते हैं तो जैसे कहा जा रहा है कि ट्रंप वाले बयान पर जवाब दें, वैसे इस पर भी लोग जवाब मांगेंगे। अभी ही मांग रहे हैं, मतलब दूर की क्या बात है, अभी भी लोग कह रहे हैं। मतलब सर चाय पीने निकल जाइए, मैं तो सुबह निकला हुआ था, मोदी जी ने गलत कर दिया, मोदी जी ने बड़ा अच्छा मौका खो दिया। जनता कह रही है कि मोदी जी ने बहुत गलत कर दिया। अब मोदी जी ने गलत कर दिया, उसको इसमें एक बस जोड़ना चाहूंगा कि ये जनता वो कह रही है जो बॉर्डर के किनारे पे नहीं रहती है। अभी जी हमारे लोगों को भी नुकसान हुआ, हमारे लोगों को भी नुकसान हुआ, सिविलियंस को, क्योंकि जैसा आपने कहा कि भारत ध्यान दे रहा है कि सिविलियन प्लेन उड़ रहा है तो भारत निशाना नहीं बना रहा है, सिविलियन प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपने तस्वीर देखी होगी, पूरे देश ने तस्वीर देखी होगी, पाकिस्तान से गोला आता है, एक सिविलियन कार पे गिरता है, पूरे घर के लोग झुलस जाते हैं। ये बहुत पीड़ा देती है और जो लोग कह रहे हैं वो समझते नहीं है।
कोई भी आदमी सचिन तेंदुलकर को कैसा शॉट खेलना चाहिए, विराट कोहली को कैसे दौड़ना चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी को कैसे स्टंपिंग करनी चाहिए सिखाते हैं। हमारे लोगों के लिए ये आदत है। पान की दुकान, चाय की दुकान शायद बनी इसलिए है कि हम खड़े होकर किसी को भी सिखा दें और बता दें। युद्ध नीति के बारे में जिनको जानकारी नहीं है वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तो एक पत्रकार के तौर पर मिलिट्री का कोर्स किया है। करगिल के बाद पत्रकारों को इस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह से आपको युद्ध की कवरेज करनी चाहिए। हम तो बकायदा भारतीय सेना से ट्रेंड हैं और जब जरूरत पड़ती है तो भारतीय सेना की सेवा में भी खड़े रहने को तैयार हैं। लेकिन जो लोग इस बात को कह रहे हैं, और युद्ध आप कब तक लड़ोगे, कितने साल तक लड़ोगे? 3 साल से ज्यादा रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है। अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास के बीच में दिक्कत चल रही है। आप कितने दिन लड़ाई कर सकते हैं? लड़ाई की एक सीमा है, शांति की कोई सीमा नहीं है। शांति को मौका देना हमेशा, हमारे जो धर्मशास्त्र की बात करें, हमारे महापुरुषों की बात करें, महात्मा गांधी बापू, जिनकी बात इंदिरा जी भी करती थी, जिनका आपने जिक्र किया। दूसरी बात, मैं इंदिरा जी में एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि जिस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 65 और 1971 की लड़ाई हुई थी, उस समय लगभग भारत और पाकिस्तान की ताकत बराबर थी। जो 65 की लड़ाई थी उसमें पाकिस्तान नहीं मानता कि हम हारे। आपने खुद ही कहा कि 71 में भी पाकिस्तान नहीं मानता कि हमने मार खाई, जबकि 93,000 सैनिक उनके सरेंडर किए, लेकिन तब तक बराबर के देश थे। आज की स्थिति यह है कि हाथी और चींटी का मुकाबला है। हाथी और चींटी का मुकाबला है। भले ही आपके पास परमाणु बम है, लेकिन आप उसको चला नहीं सकते, क्योंकि परमाणु बम का जखीरा तो रशिया के पास भी है, वो नहीं चला सकता। स्थिति अलग है। इंदिरा जी से अगर आप तुलना करते हैं तो आपको इंदिरा जी के दौर में जाना पड़ेगा, उस स्थिति की बात करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी सख्त दिखते हैं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि उनके अंदर दिल में जगह है, एक संवेदना भी रखते हैं। पाकिस्तान के लोग भले ही जो भी समझे, नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कोशिश की है कि सीधे यहां से पाकिस्तान के लोगों से बात करें। नुकसान चाहे उधर हो या इधर हो, इंसानियत को बचाना एक नेता का बड़ा दिल ये भी देखना चाहिए। हमारी सेना ने अपनी ताकत दिखाई। चतुर्वेदी साहब, मैं आपकी सारी बातों से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो दौर नहीं है, क्योंकि मुझे इंदिरा जी का दौर याद नहीं। तमाम ऐसे लोग हैं, क्योंकि 84 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद एक पूरा देश बदल गया। जो 84 में पैदा हुए थे बच्चे, वो भी आज 40 साल के हैं। तो जिन्होंने इंदिरा जी को देखा है या सुना है, या कांग्रेस के बारे में आपने कहा कि कांग्रेस आज की तारीख में इंदिरा जी को याद कर रही है, भाई आप 31 अक्टूबर को इंदिरा जी को याद करो, आप 19 नवंबर को करो। आप उस समय इंदिरा जी को याद नहीं करते हो। आप इंदिरा जी के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करो। सबसे बड़ी चीज वही, ये समय आपने जो कहा, समय आज वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। आपने खुद बताया कि जेडी वैंस का बयान आता है कि भाई हम बीच में नहीं पड़ेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसको नहीं समझा सकते, उसको नहीं समझा सकते। ट्रंप भी कह रहे थे कि दोनों मेरे दोस्त हैं। बावजूद इसके ये सारे के सारे लोग घुटने पर आए हैं। चाइना सन्नाटे में चला गया। और आपने बाजार वाली बात जो बताई, वो बहुत ही अद्भुत चीज आपने बताई। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि बाजार के साथ साथ व्यवहार भी जरूरी है। आपने अंतर कूटनीति की बात की कि हम आपकी बात की इज्जत कर रहे हैं, और आप कितने समय तक लड़ेंगे? हम युद्ध के देश नहीं है। मोदी जी कई बार कह चुके हैं हम युद्ध के देश नहीं है, हम बुद्ध के देश हैं। बुद्ध पूर्णिमा है, ये देश पूरा उत्साह के साथ बुद्ध का संदेश, बुद्ध पूर्णिमा है। और हमारे यहाँ तो बुद्धा स्माइल, जब परमाणु विस्फोट हुआ, चाहे इंदिरा जी के समय हुआ या फिर अटल जी के समय हुआ, तो बुद्धा ही मुस्कुराए। इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमने परमाणु विस्फोट किए, 74 में भी किया और अटल जी के टाइम पर भी किया। तो निश्चित तौर पर देश बिल्कुल बदल गया है। और आपने जो बात कही, आपने इतना समय निकाला, आप खुद व्यस्त आदमी हैं और आप एक स्टार हैं, मतांतर आपका इतना देखा जाता है, लाखों लाख आपके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आप आज हमारे साथ चतुर्वेदी साहब जुड़े। आपने इस जो एक जटिल मुद्दा था, क्योंकि लोग समझना चाह रहे हैं, वही मैंने कहा, जैसे लोग अपना ज्ञान दे देते हैं, बात समझ में नहीं आती है, लेकिन आपने बहुत विस्तार के साथ समझाया। मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका बहुत आभार। और भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को तो हम सलाम करते ही हैं, भारतीय नेतृत्व। और जिस तरह आपने कहा कि चाहे डोभाल साहब हो, जयशंकर जी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, अमित शाह साहब हो, और तमाम लोग जो कूटनीतिक मोर्चों पर थे, 100 से ज्यादा देशों से बात करके पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया। भले IMF ने पैसा दे दिया है पाकिस्तान को, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की नीयत कैसी है। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को गाली दे रहा है, और आपने बताई दिया, बलूचिस्तान का जिक्र आपने किया। और लोग तो कह रहे हैं कि जैसा सूद साहब जो रॉ के पूर्व चीफ थे, उन्होंने कहा था कि ये कह तो जरूर रहा है मुनीर
कि कश्मीर हमारे गले की नस है, लेकिन ये केवल ध्यान भटकाने के लिए बात है। असल में इनके गले की नस जो है बलूचिस्तान और सिंध है। और जैसा आपने खुद ही कहा कि आप कोई हिमाकत ये करते हैं तो शायद ये गले की नस के साथ गला ही ना कट जाए। तो चतुर्वेदी साहब, आपने हमें समय दिया, वक्त दिया, आपका बहुत आभार, शुक्रिया। और मैं तो निवेदन करूंगा, आपको जब भी कभी समय मिले तो आप हमें थोड़ा टाइम इसी तरह देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और सभी दर्शकों का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मतांतर इनका बहुत ही जबरदस्त चैनल है, बहुत ही इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग करते हैं, अंदर की खबरें निकाल के लाते हैं और इसी विस्तार के साथ समझाते हैं। हर अंदर की खबर को अगर आपको समझना है तो मतांतर पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। और इनके नाम से भी, जितेंद्र चतुर्वेदी साहब के नाम से भी इनका यूट्यूब चैनल है, उसको भी जाइए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो पहेली की तरह कई बार खबरें सामने आती हैं, उस पहेली को बड़े आसानी से चतुर्वेदी साहब सुलझाते हैं। मैंने तो इनको एक प्रिंट जर्नलिस्ट के तौर पर भी देखा है, बहुत शानदार इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग करते हैं, निष्पक्ष बात करते हैं। जैसे इंदिरा जी की इन्होंने आज जो जिक्र किया उसको समझाने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग जिन्होंने इंदिरा जी का कार्यकाल नहीं देखा है वो भी समझ पाए कि इंदिरा जी किस तरह की नेता थी। और मोदी जी तो आज के दौर के लोग हैं, उनके बारे में तो इनकी बातों से आप मानेंगे नहीं, आप अपनी राय खुद ही बनाएंगे। लेकिन जो अंदर की खबरें आप समझना चाहते हैं तो आप मतांतर पर जाइए, जितेंद्र चतुर्वेदी साहब के चैनल पर जाइए, उसको जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े।